वो दिल धक धक करने लगा। अगर तेरा भी कल इकोनॉमिक्स का पेपर है ना भाई, तेरे भी दिल धक धक कर रहा होगा, लेकिन रुक जा, तुझे करा के जाऊंगा सारे डायग्राम्स मैक्रो के। तेरे नंबर नहीं कटने चाहिए कल। डायग्राम आएंगे मैक्रो में, ठीक है। चलो भाई, बेटा हम कर रहे हैं पहले डायग्राम, जो कि है हमारा पहले आई का। आई का याद रखो, आई मतलब इन्वेस्टमेंट बच्चा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब है इस पे फर्क नहीं पड़ेगा इनकम का। इनकम के बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होने वाला, याद रखना। दैट्स व्हाई इट इज पैरेलल टू एक्सेस, दिस माय एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्सेस। जो डायग्राम कर रहे हैं तो माइन्यूट माइन्यूट चीजों पे ध्यान देंगे। बेटा इनकम है नीचे, याद रखिए। ऊपर बेटा एडी है, सी बना रहा तो सी भी लिख दियो, आई बना रहा तो आई भी लिख दियो बच्चा, ठीक है। अच्छा, जब हम ऊपर की बात करते हैं कंजम्पशन, कंजम्पशन में आपको पता है कंजम्पशन सी बार प्लस बी वाई होती है। मतलब कंजम्पशन आपके जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन होती है। आपके जिंदा रहने के लिए कपड़े लत्ते, आपको खाने के लिए कुछ सुविधा चाहिए ना, आप कमा कुछ भी नहीं रहे, तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। दैट मींस जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो पे भी होती है, मतलब इस लेवल पे इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगी। इसलिए कंजम्पशन का कर्व हमेशा कहां से शुरू होता है? ऊपर से। और इस पूरे को क्या बोलते जाएगा? ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाएगा। और बाद में ये लाइन हमेशा सीधी जाती रहती है। बाद में लाइन कैसे जाती है? स्ट्रेट। बाद में लाइन कैसे जाती है? स्ट्रेट जाती है। ठीक है, अब ये एकदम ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमी में एज्यूम कर लेते हैं कि एमपीसी कांस्टेंट है। अगर एमपीसी कांस्टेंट है तो बिल्कुल इंक्लाइन जाएगी, सीधी सीधी सीधी, ना घूमेगी ना कुछ होगा, ठीक है। अब सुन बेटा, एडी के अंदर बच्चा सी प्लस आई है। एडी के अंदर बच्चा क्या है? सी प्लस आई है। अगर सी प्लस आई है, सी ऊपर की तरफ जा रहा है और आई कांस्टेंट है, तो अगर किसी कांस्टेंट को ऐड करते रहो किसी ऊपर के ग्राफ में, तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बस कहाँ हो जाएगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो सी जो होगा वो एडी के पैरेलल होगा, मतलब वो वी कैन से एडी इज आल्सो पैरेलल टू सी। और इनके बीच का जो बच्चा गैप होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट। अगर दोनों आप अब ध्यान रखने वाली बात, आई सीधा, आई से ऊपर बनाना सी, और एडी उससे ही ऊपर बना देना, बात खत्म। अब जो वाई कर्व होता है, वाई कर्व या फिर एएस कर्व, इसको बोला था किन्स ने, 45 डिग्री इंक्लाइन रहेगा। और 45 डिग्री इंक्लाइन का मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन और सेविंग बढ़ेगी। जो वाई होता है उसमें दो चीजें इंक्लूड होती है, या तो कमाई हुई इनकम हम खा जाते हैं, या फिर बच्चा सेव कर लेते हैं। तो याद रखना, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। और ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस बन गया, क्योंकि ए एस और वाई क्या होता है? इक्वल होता है। तो याद रखने वाली बात, एडी लिखो, एएस लिखो, दोनों के आगे सीसी लिख दो, प्लस लगाओ प्लस लगाओ। इसके पास एस है तो यहां लिख दो ना बस। और इसके पास एस नहीं है, इसका मतलब इसके पास क्या होगा? आई, क्योंकि अब तक हमने बात ही यही करी, एडी ए एस सी आई एस, बात खत्म। चलो भाई, अगला कर्व है। जब मैं y और c को दोनों को एक तरफ बना रहा हूं, y आपको पता है 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन है, उसको मैं एएस भी बोल सकता हूँ। c हमेशा ऊपर से शुरू होगा, तो इन्होंने जीरो से ऊपर से शुरू किया, स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है बच्चा, अब ये जहां टकराते हैं, जहां कंजम्पशन c के बराबर हो गई, मतलब इनकम c के बराबर, मतलब जितना कमाया उतना खा गए, दोबारा बोल रहा हूं, जितना कमाया उतना खा गए, उस पल में सेविंग जीरो होगी। जितना कमाया उतना खा गए, उस पल में सेविंग जीरो। दोनों को ही बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट है। क्या बोलूंगा? ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ये वाई की लाइन है और ये बेटा सी की लाइन है, जहां ये मिल रहे हैं उसको मैं बोलूंगा ब्रेक इवन पॉइंट, बिकॉज एट दिस पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, एंड दिस पॉइंट सेविंग इज ऑल्सो जीरो। अच्छा, इससे पीछे क्या हो रहा होगा बच्चा? सारा डिस सेविंग। इससे पीछे कंजम्पशन ज्यादा होगा, इनकम कम होगी, और इसके बाद कंजम्पशन कम होगा, इनकम ज्यादा होगी। दैट मीन्स दैट इंडिकेट अस कि सेविंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इससे पीछे डिस सेविंग। ओके बच्चा, नीचे ध्यान रखना है, एक्स वाई पे ध्यान लगाना है, इनकम है कंजम्पशन है। ओके, चलिए अब आती है, पहले मैं सेविंग कराऊंगा आपको। पहले सेविंग का कर्व देखते हैं। सेविंग का कर्व नीचे से शुरू होता है, बिकॉज शुरू में इनिशियली यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, बट यू ऑल्सो स्पेंडिंग योर मनी बाय योर पेरेंट्स और बाय समवन एल्स। ओके, तो इसका मतलब अभी आप कुछ नहीं कमा रहे, फिर भी खर्चा करवा रहे हो अपने पेरेंट्स का, करवा रहे हो ना। इसका मतलब अगर आपके जेब में पैसा ना हो तो आप कैसे खर्च करोगे? डिस सेविंग करोगे। कैसे करोगे? मान लो आपके पास कंजक के पैसे जुड़े हुए हैं ना, कंजक आने वाली, कंजक के पैसे जुड़े हुए 500 रुपए, है ना। आपको लग रहा है कि आपको बात तो कुछ भी नहीं हो, तो आपको खर्च करना है। आपको एक ड्रेस पसंद आ गई, हाँ मीशो पे कुछ पसंद आ गया भाई, 100-200 का आपने मंगा दिया, तो आपने क्या करा? अगर आपके पास 500 रुपए कंजक के थे, 200 रुपए आपने कुछ ऑर्डर कर दिया या पिज्जा मंगा लिया, तो 300 रुपए भी बचे हैं। लेकिन ये 200 रुपए क्या है बच्चा? दिस इज डिस सेविंग। आपने अपनी सेविंग तोड़ी, क्योंकि आपके पास एक इनकम तो थी नहीं।
ओके, तो ये सारा पॉइंट होता है जहां पे कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम से, तो उस पॉइंट को डिस सेविंग कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जहां पे इनकम बराबर हो जाएगी कंजम्पशन पे और वी के अंदर सेविंग बराबर हो जाएगा जीरो के। ये भी स्ट्रेट, एडी सीधा, सी सीधा, एस सीधा, सी एक्सिस से ऊपर, एस एक्सिस के नीचे, आई स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एडी सबसे ऊपर, सी नीचे, एस उससे नीचे, याद रखना है। चलो इनका एक साथ का ग्राफ देखेंगे। देखो ये आपका वाई का ग्राफ हो गया, आपका सी का ग्राफ हो गया, जहां ये मिले वहां ब्रेक इवन पॉइंट, नीचे ले स्ट्रेट लाइन। स्केल, पेंसिल, रबर, इरेजर सब कुछ लेके जाना कल के पेपर में, वो तुम्हारे इक्विपमेंट्स हैं, वो तुम्हारे कल के लिए औजार है जिससे तुम जंग लड़ोगे। ठीक है, सब कुछ लेके जाना। नीचे ले आओ, जहां ये मिलेगा वहां सेविंग क्या होगा, जीरो, सीधी लाइन खींच देना। दोबारा बता रहा हूं बेटा, इतना अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, तो ये हो जाएगा वाई, ये बन जाएगा सी। जब ये बना लो तो एक स्ट्रेट लाइन खींचना ऐसे करके, फिर यहाँ पे एक्सेस बनाना और यहां से सी ले जाना, एस ले जाना, बस ऐसे बनाना जैसे मैंने बनाया। ओके बच्चा, चलो ये हो जाएगी इनकम, ये हो जाएगा कंजम्पशन, यहाँ पे सेविंग और यहाँ पे इनकम, करोड़ करोड़ लगा देना, एक्स एक्स, वाई वाई लगा देना, कंजम्पशन कब लिख देना, सेविंग कब लिख देना। डायग्राम अच्छा बनाओगे आओगे, 90s अपने आप आएंगे बच्चा। इसके बाद बेटा रह गया एपीसी और बेटा एमपीसी। एपीसी का फॉर्मूला आपको पता है वाई अपॉन सी, तो सी बनाओ और ऐसे लाइन डाल दो, ऐसे लाइन डाल दो, ठीक है, हो गया एपीसी। एस में भी यही है, एपीएस में, तो एपीएस में पहले सेविंग का कर्व बनाओ, एस लाइन डाल दो, एस लाइन डाल दो, हो गया एपीएस। एमपीसी, एमपीसी का मतलब डिफरेंस, तो यू हैव टू टेक टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो मैंने उसी ग्राफ पे दो डिफरेंस पॉइंट ले लिए, दोनों को लाइन खींची, लाइन खींची, ये डिफरेंस आ गया वाई का। पहले वाई हमारा, अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो वाई वाई टू था और एन था, ठीक है, और अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो वाई कम हो गया ना। तो ये चेंज इन वाई है और बेटा ये है चेंज इन कंजम्पशन। तो चेंज इन वाई और चेंज इन कंजम्पशन, तो ये डायग्राम ऐसे याद कर लेना। ओके बच्चा, सेम यहाँ पे भी है। आप पहले कर्व बनाओगे और अगर आप एमपीसी को डिनोट करना चाहते हो एमपीएस को, तो आप दो पॉइंट बनाओगे, ठीक है, तो पहले पॉइंट से खींच दोगे, फिर इस पॉइंट से खींच दोगे लाइंस, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, फिर देखोगे चेंज इन एस कितना है और ये है चेंज इन वाई कितना, तो बन गया डायग्राम, दैट्स इट। चलो भाई, आई कौन होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो इन्वेस्टमेंट घटेगी, और ये भी स्ट्रेट लाइन होती है। कौन कौन सा स्ट्रेट, आई स्ट्रेट लाइन, एडी स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन, सी स्ट्रेट लाइन, एस स्ट्रेट लाइन, सभी को अगर एक साथ बनाया जाए तो एडी सबसे ऊपर रहेगा, एस उसको काटता हुआ जाएगा, सी एक्स एक्सिस से ऊपर से शुरू होगा, एस नीचे से शुरू होगा एक्स एक्सिस के, आई स्ट्रेट लाइन होगा, ये आई स्ट्रेट लाइन। क्योंकि जब हम बात करते हैं इन सब के एलिमेंट्स की, तो एडी के अंदर जब हम लिखते हैं बच्चा सी प्लस आई, तो उस समय जो आई की बात हो रही होती है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही होती है, ना कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही होती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कि इनकम के बढ़े या घटे उसको फर्क नहीं पड़ता, मैं उतनी ही रहूंगी जितनी हूं। ठीक है बच्चा। अब आते हैं बच्चा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्रोसेस दो हैं, एक तो बराबर एडी बराबर एएस है, मुझे पता है एडी किसके बराबर होता है, सी प्लस आई के, मुझे पता है एएस किसके बराबर होता है, एस प्लस सॉरी सी प्लस एस के, बच्चा है ना, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो आई इज इक्वल टू एस बी क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। तो एडी बराबर एएस भी इक्विलिब्रियम है, आई बराबर एस भी इक्विलिब्रियम है। तो अगर ये आपका एडी का पॉइंट, ये एस का पॉइंट है, ये आपका एडी का पॉइंट है, जहां कटे तुम्हारी एक्स की तरह नहीं, जहां कटे वहां इक्विलिब्रियम है, ठीक है, जहां कटे वहां इक्विलिब्रियम है। नीचे याद रखना, एक्स की वैल्यू याद रखनी है, थी कुछ नहीं लेकिन अभी है, ठीक है। तो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एक्स की वैल्यू, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। तुम्हारी एक्स ने तुम्हें इनकम दी नहीं, और बेकार कर दिया। तुम्हारी एक्स ने तुम कुछ आउटपुट दिया ना, जी ना, कुछ नहीं दिया। तुम्हारी एक्स ने तुम्हें एम्प्लॉय बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, अनएम्प्लॉयड बना के चली गई इवन, ठीक है। और ये सारा हो गया एग्रीगेट डिमांड। ओके, ये एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे आप ऐसे एग्रीगेट सप्लाई भी लिख सकते हो। ओके बच्चा, लेकिन तीन याद रखना, तीन, आई ओ ई। आई मतलब इनकम, ओ मतलब आउटपुट, ई मतलब एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, याद रखना है। पहले आउटपुट बनाओगे, उससे इनकम होगी, इनकम होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलो सेविंग इन्वेस्टमेंट, बेटा ये आपका वाई का कर्व हो गया, ये आपका एडी का कर्व था, जहां ये मिले वहां इक्विलिब्रियम नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, नीचे ले आओ, जहां ये मिले याद रखना, वहीं पे आपका इक्विलिब्रियम बनना चाहिए। बना बना के देखना डायग्राम, इस डायग्राम को बना के देखना, तुम कितने ही एक्सपर्ट हो डायग्राम्स में, आज की आज रात में बना कर देखना, कल सुबह तुम्हें यही परेशान करेगा नहीं तो। समझ आ रही है, अभी पेन पेंसिल उठाओ, बनाओ, ऐसे खींचो, ठीक है, जहां ये लाइन आ रही बिल्कुल स्ट्रेट में आनी चाहिए और उसी पे इक्विलिब्रियम मिलना चाहिए। इसलिए हमेशा पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेप याद करूं, पहले मैं ये बनाता हूँ, फिर मैं ये बनाता हूँ, जैसे ही मुझे ये मिल गया ना, एडी मिल गया, थोड़ा और टिंट कर देना ऊपर की तरफ, मैं इसको लाइन खींच देता हूँ, ऐसे 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 करके एक लाइन खींच देता हूँ, देन आफ्टर दोबारा बनाता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो मैंने आई भी खींच दिया,
अब समझे? तो एस में कैसे खींचूंगा? ट्रिक से कि भाई ये तो यहीं से जाएगा, बन गया एस भी। समझे? ऐसे ही बनाना डायग्राम। ओके बच्चा? चलिए भाई, सेम चीजें चलेंगी, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगा? जब एडी बराबर एएस होगा। जब एडी बराबर एएस होगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा बच्चा। चलो भाई, अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होगा? जब फुल एम्प्लॉयमेंट का एडी तो ये रहा, मतलब यहां पे होना चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट जहां एएस और एडी मिल रहे हैं, लेकिन एडी जो है एक्चुअली कम है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से एडी अगर कम होता है, मींस एक्चुअल एडी इज लेस देन द इक्विलिब्रियम एडी, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसमें प्रोडक्शन इतना होना चाहिए था लेकिन प्रोडक्शन होगा इतना। ओके, अगला आता है ओवर ओवर एम्प्लॉयमेंट, जहां पे एक्चुअल एक्चुअल एडी जो है वो आ गया ज्यादा इक्विलिब्रियम एडी से, तो भी दिक्कत है, तो हो गया ओवर ओवर या फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ज्यादा बन जाएगा प्रोडक्शन। अगला, इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस के अंदर क्या होगा? फिक्स प्राइस बंडल में तो ये इक्विलिब्रियम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में क्या सीखा था मेरा प्यारा के? 1/MP s मेरा प्यारा के, 1 - MP c मेरा प्यारा के, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। याद आया कुछ? तो क्या कहता है के कहता है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ले आ, एफडीआई ले आ, एफपीआई ले आ, फॉरेन से लोगों की इन्वेस्टमेंट करा दे, तो मेरी इन जो आपकी इक्विलिब्रियम है वो मैं क्या कर दूंगा? शिफ्ट कर दूंगा। बार बार मोदी बोलता है, बाहर के देशों में जाता है कि यहाँ पे आके एप्पल का स्टोर खोलो, यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करो एप्पल की। बाहर के लोगों को बोलता है यहाँ आके निवेश करो, इसी वजह से तो बोलता है जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी उतनी इंडिया की डेवलपमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट आने से के अपना काम करना शुरू कर देता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अपना काम करना शुरू कर देता है। तो याद रखना कि अगर आपको एडी को रियल में इंप्रूव करना है, रियल में चाहते हो कि प्रोडक्शन और हो, प्रोडक्शन और हो, इनकम और बढ़े, इनकम और बढ़ने का एक ही तरीका है, आप क्या करो? इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। और अगर आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे तो उसको बोलेंगे चेंज इन्वेस्टमेंट। चेंज इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई, तो सी प्लस आई ऑलरेडी था, और अगर आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई लगाते हो तो सी प्लस आई एडी प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा इसका मतलब वाई जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चलो, अब काफी सारे बच्चों को लग रहा होगा सर इतना 33 पढ़ा रहे हो भाई, मैं ये समझ रहा हूँ तुम्हें सब कुछ आता है और तुम बस यहाँ पे रिवीजन क्लास लेने आए हो। समझ रहे हो? मैं पढ़ाने नहीं बैठा, पढ़ाने बैठा हो तो बहुत देर लगती है सबको पढ़ाने में। चलो भाई, इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है जहां डिमांड ज्यादा है, जहां डिमांड क्या है? ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड है तो प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन। भाई एक ही तो गल है, एक को गल है, पंजाबी में बोलते हैं एक को गल है। क्यों? क्योंकि एक्सेस डिमांड से क्या होता है? प्राइस बढ़ता है, और इन्फ्लेशन से भी क्या बढ़ता है? प्राइस बढ़ते हैं। समझ रहे हो? तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है एडी इतना होना चाहिए था, फुल एम्प्लॉयमेंट का एडी इतना होना चाहिए था, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा क्या है? ज्यादा है, जिस वजह से ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। और इस गैप को बोलेंगे, इस गैप को लाइन याद रखना, ये गैप क्या है आपका? इन्फ्लेशनरी गैप होगा। कौन सा गैप होगा बच्चा? इन्फ्लेशनरी गैप बन जाएगा। अगला, डिफ्लेशनरी गैप क्या होगा? जहां पे जैसे करो ना, प्राइजेस कम पे भी सामान नहीं बिक रहा था क्योंकि खरीदने वाला ही कोई नहीं है। समझ रहे हो? तो एडी इसमें क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है, पैसे डिमांड, डिमांड का कम होना, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन और गैप, मतलब कम पैसों में भी सामान नहीं बिकेगा। तो हम मान रहे हैं कि हम थे यहाँ, मतलब हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ होना चाहिए था, इतनी डिमांड आनी चाहिए थी, लेकिन हमारी शिफ्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो इन्फ्लेशन बताया था। ऊपर सब कुछ ऊंचा कर दो, सब कुछ ऊंचा। अगर आपको इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइस का बढ़ना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? डिमांड का बढ़ना। तो कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे? बैंक रेट बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, सीआरआर बढ़ा दो, एलआरआर बढ़ा दो, सब कुछ बढ़ा दो ना। सिर्फ याद रखना, सेल ऑफ सिक्योरिटी याद रख लेना, सेल ऑफ सिक्योरिटी है ना, सेल और सिक्योरिटी भी इसी में आते हैं। कंट्रोल करते समय सब कुछ बढ़ा दो, हर चीज बढ़ा दोगे, अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और एक चीज डिक्रीज करनी है, एक चीज डिक्रीज करनी है, वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दो, तो भी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। चलो भाई, तो डिफ्लेशन होगा इसका उल्टा, बैंक रेट घटा दो, रेपो रेट घटा दो, सीआर घटा दो, एलआर घटा दो। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव अभी ग्राफ पे है। तो अगर ऊपर की तरफ है इंक्रीज एडी है,
ऊपर की तरफ है तो इन्फ्लेशन है, नीचे की तरफ है तो डिफ्लेशन है। ठीक है बच्चा, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अच्छा ये ना कुछ मुझे लगता नहीं ये पेपर में, फिर भी देख लो। थ्री सेक्टर इकोनॉमी बेटा, हमारे बुक में पहले टू सेक्टर होती है, फिर थ्री सेक्टर होती है, फिर फोर सेक्टर होती है। टू सेक्टर जो आते हैं वो आपको पता ही है। थ्री सेक्टर में एक न्यू चीज जुड़ जाती है, गवर्नमेंट। मतलब एडी जो है सी प्लस आई के बराबर होता है, तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस गवर्नमेंट बोल दूं तो ये थ्री सेक्टर हो गया। और अगर एडी के अंदर सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट बोल दूं तो ये आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, तो फोर सेक्टर इकोनॉमी हो गई। लेकिन ये कह रहा था टू सेक्टर इकोनॉमी में ऐसा क्या होगा। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में अगर आपका क्या है, डेफिसिट डिमांड है, मतलब डिमांड क्या है, कम है। अगर डिमांड कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी सप्लाई बढ़ाएगी। मनी सप्लाई कैसे बढ़ा सकती है, अपने खर्चों को बढ़ाकर। खर्चे बढ़ेंगे तो लोगों की इनकम होगी, इनकम होगी तो एडी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसका रिवर्स। चलिए भाई, मुझे पता है डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज बेकार लगता है ना तुम्हें, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ऐसी होती है नीचे की तरफ इनवर्स रिलेशनशिप। डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी डॉलर की तो रेट डॉलर का बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे कि रेट बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी, रेट घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, मतलब इनवर्स रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेन करेंसी और डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर डॉलर महंगा होता गया तो मैं यूएसए जाना पसंद नहीं करूंगा, अगर डॉलर सस्ता होता गया तो मैं यूएसए जाना पसंद करूंगा। समझ आ रही है बात। ठीक है, चलिए भाई, सेम वो सप्लाई सप्लाई ऊपर की तरफ होती है, रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव। याद रखना है वाली बात ये, और ये जो तुम भूलोगे पेपर में, लेकिन मैं भूलने नहीं दूंगा। रात लगा दो ना, बना बना के देख लेना। अगर जब दोनों के इकट्ठा बनाया जाता है तो ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे रेट ऑफ द डॉलर और क्वांटिटी ऑफ द डॉलर डिसाइड कर दी जाती है। लेकिन अगर रेट ज्यादा है और तो अगर ऊपर की तरफ है तो सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, तो एक्सेस सप्लाई। और नीचे की तरफ है तो ये यहां पहुंच गए ना, आप यहां पहुंच गए तो एक्सेस डिमांड ओवर एक्सेस सप्लाई। ओके बच्चा, चलो भाई। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो पहले डायग्राम बनाओ। डिमांड बढ़ जाती है, चेन इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई, बढ़ गई तो क्या हुआ चेक करो। खुद बना के देखना, खुद बना के देखना यहाँ से। फिर धीरे 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 यहाँ पहुंच गए। अब फिर डिमांड कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाओगे, है ना, नीचे की तरफ। याद कर लेना, बना बना के देखना इसको भी, इसको भी। चेन इन सप्लाई मतलब सप्लाई, देखो ये कौन सी है, इंक्रीज इन सप्लाई। ये कौन सा ग्राफ है, डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई करोगे तो आप यहां थे ना इक्विलिब्रियम पे, जैसे ही नीचे करोगे तो वैसे यहां पहुंच जाओगे, तो ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहां होगा तो यहां पहुंच जाओगे। ओके बच्चा, इसका फ्लो चार्ट की बात कर, रियल फ्लो कौन सा है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ये हम लोग होम्स मतलब हाउस होल्ड देते हैं फर्म्स को, और बाद में फर्म्स देती है क्या, गुड एंड सर्विसेज, इनकी हेल्प से बना करके इसको हाउस होल्ड को। बाद में आता है मनी फ्लो, ये हाउस होल्ड क्या दे रहा है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गुड सर्विस पे क्या लगाते हैं, खर्चा करते हैं। फर्म उसके बदले में हमें क्या देता है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट। याद रखना, डायग्राम बना के देख लेना, कंफ्यूजन होती है बच्चा। मनी फ्लो, मनी फ्लो, गुड सर्विसेज, दो गुड सर्विसेज कंज्यूम करो फर्म से, फर्म आपको बदले में क्या देती है, जो आपने लगाया था ना, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट्स। चलो, ये साइकिल आपने बड़े सारे एमसीक्यूज में देखी होगी। पहले प्रोडक्शन होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनकम होती है, और फिर इनकम दूसरे वाला बंदा क्या करता है, खर्च करता है। तो जब प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ इनकम, जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और बाद में होते हैं एक्सपेंडिचर, जब होता है उसको बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ इनकम। ठीक है, अगर टू फ्लो ऑफ द इकोनॉमी को देखा जाए तो हाउस होल्ड पहले सर्विस देता है, लैंड लेबर कैपिटल देता है, बाद में उससे लेता क्या है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट। बाद में देता क्या है उसको, हाउस होल्ड क्या खरीदता है, उससे कंजम्पशन करता है, गुड और सर्विस खरीदता है फर्म से, और फर्म उसके बदले में क्या देती है, गुड सर्विसेज बनवा के देती है। दोनों को बना के दे देना। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आपका है, जो यहाँ पे आपको तीन मेथड है, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। एक और वीडियो आ रही है इसके बाद ही, जिसके अंदर सारे न्यूमेरिकल के फॉर्मूले लेके आए हो। पहले एक्सपेंडिचर पर लोग देखेंगे, प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट होता है, दोनों कंजम्पशन फाइनल एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, सबको जोड़ दिया जाए जो जीडीपी एट एमपी बनेगा। फिर तो आपको पता ही क्या करना है ना। यहाँ पे आपका कंपनसेशन सीओई मतलब ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंटल रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स इनकम को जोड़ दिया जाए तो आपको बनेगा डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी। उसके बाद आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों के जीवी एट एमपी को जोड़ा जाए तो टोटल बन जाएगा जीवी एट एमपी। बाद में आप चेंज करके लगा देना रूल। ठीक है बच्चा, तो अभी के लिए ये वाली वीडियो होती है यहाँ पे समाप्त। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। सीयूटी के बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, नंबर लाने हैं, अच्छे कॉलेज में जाना है तो जल्दी ही एनरोल कर लेना बच्चा। बाय बाय, टेक केयर।